तो एक तरफ पीएफआई हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीक्रेट दस्तावेज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा जा रहा था। आपको याद होगा 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में ही जब एक चुनावी रैली चल रही थी, उस वक्त सिलसिलेवार धमाके हुए थे। तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री की पटना के दौरे पर उनको निशाने में लाने की कोशिश या योजना कहें बनाई जा रही थी। पीएफआई की 2047 वाली साजिश के तार पीएम मोदी के 12 जुलाई को हुए पटना दौरे से भी जुड़े हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पटना में थे, उस वक्त उनके कार्यक्रम में साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी के पटना दौरे के दौरान साजिश बेनकाब। पटना के फुलवारी शरीफ में साजिश रची गई। 6-7 जुलाई को मीटिंग कर साजिश रची गई। मीटिंग में दूसरे राज्यों से लोग पटना आए। 6-7 जुलाई को पटना में ट्रेनिंग भी हुई। संदिग्धों को गड़बड़ी फैलाने की ट्रेनिंग दी गई। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था पटना में, उससे एक दिन पहले ये गिरफ्तारी हुई, तो अब उससे भी क्या तार जुड़ा हुआ था इस पूरे मामले में? देखिए, वीवीआईपी कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग अमूमन जो भी इस तरह के कांग्रीगेशन के प्लेसेस हैं, होटल है, धर्मशाला है, लॉज है, गेस्ट हाउसेस है, वहाँ चेकिंग और सत्यापन करते रहते हैं कि कौन आदमी रुका है। उसी क्रम में ये सूचनाएं मिली थी और उस क्रम में ही टीम बना के जब छापेमारी और सत्यापन और जब तलाशी वगैरह ली गई तो ये सारी बातें सामने आई हैं। अभी उनका क्या मंसूबा था, क्या वो करना चाह रहे थे, क्या उनकी योजना थी, किस तरह का षड्यंत्र था, क्या नेटवर्क था, ये सभी अभी हम लोग अनुसंधान के दायरे में रखे हुए हैं। पटना पुलिस को सीक्रेट मीटिंग में हुई इस पूरी साजिश की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक 6-7 जुलाई को हुई सीक्रेट मीटिंग में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन और अजहर परवेज भी शामिल हुए थे। दोनों आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधि और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का आरोप है। आरोपियों को एक इश्तेहार पटना पुलिस के हाथ लगा है। इसमें मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा के नाम पर देश विरोधी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने, धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की बात लिखी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस साजिश में शामिल रहा अजहर परवेज पटना के ही गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का सगा भाई है। जो उनके द्वारा जो कार्यशाला लगाकर और 2047 तक जो नया भारत निर्माण की परिकल्पना की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि पीएम मोदी के दौरे पर उनका मकसद किस तरह गड़बड़ी फैलाने का था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है। हाल ही में चाहे गुब्बारों के जरिए सुरक्षा चूक हो या पंजाब में पीएम की सुरक्षा का मसला हो, वक्त वक्त पर पीएम की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द पीएम मोदी को लेकर हुई साजिश का पूरा सच सामने आए। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जिस पीएफआई को लेकर देश में इतना तनाव हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है, उस पर इतने संगीन आरोप लगातार लगते आए, वो पीएफआई आखिर क्या है, आपको ढंग से जरा थोड़ा समझा देते हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस संगठन की स्थापना साल 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ नाम के एक संगठन के उत्तराधिकारी के तौर पर हुई थी। संगठन का दावा है कि वो पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हितैषी है। इसके अलावा जून 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया था कि खाड़ी देशों से पीएफआई को फंडिंग होती है। खाड़ी देशों में पीएफआई ने फंडिंग के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बना रखी है। अब आपको बताते हैं कि हाल के दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं रही जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया, उन पर आरोप लगे। पीएफआई की मिलीभगत के जहां जहां आरोप लगे, इस संगठन की भूमिका पर सवाल उठे हैं। पीएफआई का नाम करौली हिंसा में सामने आया। खरगोन हिंसा हो या कानपुर में हिंसा हो, अमरावती में हुआ एक हत्याकांड हो, पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा जो हुई थी, साथ ही साथ कर्नाटका में हिजाब का जो विवाद हुआ था, सीएए प्रोटेस्ट हो, दिल्ली में हुए दंगे हो, पीएफआई का नाम इन सब साजिशों में आता रहा है, लिया जाता रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, बड़ा मुद्दा ये उठता है, जब इतने मामलों में गंभीर आरोप पीएफआई पर
लगे हैं, सरकारें लगा रही हैं, अलग अलग एजेंसीज लगा रही हैं, तो इस पर केंद्र सरकार संगठन के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया है और कोई एक्शन लिया भी गया है या नहीं। चलिए सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि 1 जून 2022 को पीएफआई से जुड़े 33 बैंक खातों को अटैच किया गया। मई 2022 को पीएमएलए में के तहत 2 पीएफआई नेताओं के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट दायर की। इसके अलावा वक्त वक्त पर पीएफआई के खिलाफ अलग अलग एजेंसियों ने कार्रवाई की है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एजेंसीज जो हैं या तो उनके लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएफआई पर बैन की तैयारी की बात कही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि पीएफआई देश के लिए अगर इतना बड़ा खतरा है जितना बड़ा उसको बताया जा रहा है, इतनी सारी घटनाओं में उसका नाम सामने आने की बात कही जा रही है, तो पीएफआई पर किस तरीके के सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, सुनिए। देश के लिए एक बड़ी खतरे की बात बनी हुई है कि पीएफआई को कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। इस पीएफआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैं समझता हूं कि अभी ये टाइम आ गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस संस्था को यूएपीए एक्ट की 35 जो शेड्यूल है उसके अंडर ले आए और शेड्यूल 2 के अंडर ले आए, जिसमें जितनी भी उग्रवादी घटना संस्थाएं हैं उनका नाम है और उसको एक टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। तो ये बहुत जल्द करने की जरूरत है और जब तक इसको नहीं किया जाएगा इस पर लगाम लगने संभव नहीं है।